कुछ दिन पहले किसी रिपोर्टर ने एस जयशंकर से पूछा कि सर ट्रेड डील की डिटेल्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल से जाकर के पूछो। एंड अब पीयूष गोयल से जब पूछा गया तो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि एस जयशंकर से जाकर के पूछो। अब ये ट्रेड डील की डिटेल्स कोई बता क्यों नहीं पा रहा है सरकार में, ये ट्रेड डील है या पनौती डील। अब पीयूष गोयल बैक टू बैक यहाँ पर इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एंड इन सारे इंटरव्यूज में सिर्फ एक ही बात रट्टा मार के बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर से जाकर के पूछो। ये सारी वीडियोस आपको दिखाऊंगा आगे चल के। एंड साथ ही बात करेंगे बीजेपी आसाम के कैंपेन के बारे में। इतनी मेन स्ट्रीम में नफरती कैंपेन शुरू कर दिया है कि मोदी जी भी एक बार को देख करके हिचकिचा जाएंगे कि ये क्या कर रहा है हेमंता। एंड इसी साथ आपको दिखाऊंगा कि ब्रेन वॉश किस तरीके से काम करता है। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं आरएसएस के 100 साल पूरे होने के ऊपर। कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं है, रिसेंटली कार्यक्रम हुआ है मुंबई में, एंड आरएसएस के इस कार्यक्रम में किसको बुलाया गया? सलमान खान को। भक्तों का नेक्स्ट लेवल मेल्टडाउन चल रहा है यहाँ पर। रोज सुबह शाम आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग मुसलमानों को गालियां देते हैं, लेकिन कार्यक्रम में किसको बुला दे? सलमान भाई को। इनफैक्ट सिर्फ सलमान खान को यहां पर नहीं बुलाया गया, सारे बॉलीवुड के लोगों को बुलाया गया। ये लोग बॉलीवुड को उर्दू वुड बोलते हैं, एंड आरएसएस के लोग इन्हीं उर्दू वुड के लोगों को अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं। रणबीर कपूर, सलमान खान एंड दर्जनों ऐसे लोग। इनफैक्ट करण जौहर यहां पर नजर आए। ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा लगा आज आरएसएस का जो 100 साल की सेंचुरी सेलिब्रेशन है, यहाँ आज आके भागवत जी के जो अल्फाज थे, जो शब्द थे, जो ख्यालात थे, वो सुन के हम सब तहे दिल से हम शुक्रिया कहना चाहेंगे उनको कि उन्होंने अपना वक्त हमें दिया। हमारी इंडस्ट्री को, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आए थे। अब वैसे बॉलीवुड के लोग भी यहाँ पर भर भर के चाटुकारिता कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी अपना धंधा तो चलाना ही आखिरकार। लेकिन करण जौहर को बुलाया गया है और कंगना रनौत कहीं पर भी नजर नहीं आई। कंगना रनौत ने रिसेंटली आरएसएस ज्वाइन करी थी और उन्हीं को नहीं बुलाया गया इसके अंदर। लाइफ खराब हो गया है। अभी 2-3 महीने पहले कंगना रनौत आरएसएस को ज्वाइन करके कह रही थी कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान है इंडिया को विश्व गुरु बनाने में। वैसे वो पार्ट थोड़ा सा काट दिया गया था, लेकिन साफ साफ यहां पर तारीफें करी जा रही थी मोहन भागवत की, आरएसएस की। एंड उन्हीं मोहन भागवत ने यहां पर कंगना को ना बुला के करण जौहर को बुला लिया। इससे बड़ा कलेश कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज अगर हमारा देश जो है उसका पूरे देश में विश्व गुरु बन के अगर आया है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत ही आज भी उत्सुकता है कि मोहन जी का साहब हम भाषण सुनेंगे। इतनी चमचागिरी करने के बावजूद भी आरएसएस वालों ने नहीं बुलाया। कितनी बेइज्जती हुई होगी कंगना रनौत की। वैसे कंगना रनौत को तो नहीं बुलाया, लेकिन शिल्पा शेट्टी को यहाँ पर बुलाया गया था। एंड शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के कारनामे तो आप जानते होंगे, लेकिन इनको भी बुलाया गया आरएसएस के कार्यक्रम में। कैसे पहुंचे लोग आए। सबसे पहले तो इस शताब्दी समारोह पे सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक्चुअली मोहन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, डेफिनेटली अभी तो आप मोहन जी के फैन बनोगे, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पर काफी सारे केसेस चल रहे हैं। आपका पति यहाँ पर काफी सारे केसेस फंसा हुआ है। इन केसेस से निकलने के बाद मोहन भागवत का नाम भी भूल जाएंगे लोग। अब कंगना रनौत का तो सीन यहाँ पर हुआ है, लेकिन बॉलीवुड के भी लोग काफी ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। बॉलीवुड के लोगों को आरएसएस, इनके फॉलोअर्स दिन रात गाली देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर मोहन भागवत जी के बहुत बड़े फैन है। इनफैक्ट 2021 के बाद जो एक एंटी बॉलीवुड वेव चली थी, उसमें बीजेपी आईटी सेल का एक बहुत बड़ा हाथ था। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर मोहन भागवत जी के बहुत बड़े फैन हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और पीयूष गोयल के बारे में बात करना चाहता हूं। पीयूष गोयल को बलि का बकरा बना करके मोदी जी ने आगे कर दिया है। जा पीयूष, जा, खत्म कर ले अपनी जिंदगी। पीयूष गोयल बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एंड उनसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि रशिया के ऑयल के बारे में क्या सीन है, क्या हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर चुके हैं। एंड बार बार पीयूष गोयल एक ही जवाब रट करके बैठे हैं कि मुझसे नहीं, ये तो एस जयशंकर से जाकर के पूछो। पीयूष सर, हैज इंडिया अग्रीड नॉट टू इंपोर्ट रशियन ऑयल एज मेंशन्ड इन ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे सर। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे हैं पीयूष गोयल से पूछो। पीयूष गोयल कह रहे हैं एमईए से पूछो। मेरे हिसाब से सर आप लोग फोन अडानी या फिर अंबानी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि उनको डेफिनेटली पता होगा कि हम कहां से ऑयल खरीद रहे हैं और कहां से नहीं खरीद रहे। देश की जनता को तो कुछ पता चलता नहीं वैसे भी। इनफैक्ट पीयूष गोयल जिस तरीके से बार बार आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, एक क्लियर पैनिक मोड यहां पर नजर आ रहा है मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ये जो हमने यूएस इंडिया ट्रेड डील करी थी, इसका बबल बहुत ज्यादा दिन चला नहीं है। इसकी रियलिटी एक्सपोज होनी शुरू हो चुकी है, एंड अब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया एंड उनसे बार बार ये सवाल पूछा कि भैया ये आखिरकार रशियन ऑयल के बारे में क्या मैटर चल रहा है। Is the Russian oil aspect bereft of being a clause in the deal? What is the status? It's not a part of a trade deal. It's not a part of the mandate that I carry. So therefore, it's not in the trade deal. I never discuss issues related to oil. They are looked after by the foreign ministry.
They are already on record. They have more than once given public statements. एंड इस इंटरव्यू का ये जो पार्ट है ये 4 मिनट समथिंग सेकंड का है एंड अर्नब गोस्वामी कम से कम 10 बार रिपीटेडली पीयूष गोयल से सेम सवाल पूछता है अलग अलग तरीके से कि भैया ये रशियन ऑयल के बारे में क्या सीन है, क्या हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर चुके हैं, क्या हम अपने ऑयल इंपोर्ट्स को स्विच करने वाले हैं कंप्लीटली यहाँ पर। एंड हर बार पीयूष गोयल रिपीटेड मोड में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जाके पूछो, मेरे को ये बात पता नहीं है, ये सब देखना मेरा काम नहीं है, एस जयशंकर से जाकर के पूछ लो, ये बात रिपीट मोड पे सेम तरीके से बोली गई है विच क्लियरली शोज कि ये लोग कहीं ना कहीं अपना मुंह बचा रहे हैं। सारी सरकार मिलकर देश का एक सिंपल से सवाल का जवाब यहां पर नहीं दे पा रही कि क्या हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर चुके हैं, और अगर हम बंद कर चुके हैं तो क्या अमेरिका से हम अब महंगा ऑयल खरीदने वाले हैं, और अगर हम महंगा ऑयल खरीदने वाले हैं तो क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है। अब ये तीनों सवाल आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन एक का भी जवाब दे दे तो तीनों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए यहां पर एक का भी जवाब नहीं दिया जा रहा। इनफैक्ट इस रिपीट मोड रट्टू तोते से और मुंह छुपाने से सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि ये ट्रेड डील कितनी जल्दबाजी और आनन फानन में करी गई है। एंड इतनी बड़ी ट्रेड डील इतनी जल्दबाजी में क्यों करी जाएगी, कौन सी चीज को छुपाने के लिए ट्रेड डील करी गई है, बता दो मोदी जी। इनफैक्ट ट्रेड डील में तो अभी और भी बहुत सारी बातें लिखी है। $500 ट्रिलियन US का सामान हम यूएस से खरीदने वाले अगले 5 साल में। जिन्होंने भी मोदी जी की मेक इन इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री और कारखाना खोल दिया था ना, उनके लिए सब लोग मिलकर के 1 मिनट का मौन व्रत रख लेते हैं क्योंकि काफी पनौती लगने वाली उन लोगों की। एंड ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो हमारे को ये दिखाता है कि सरकार अपने आप को किसी फंसी हुई चीज में बचाने के लिए हमारे देशवासियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल के रख दिया, देश के किसानों का नुकसान होगा, डेयरी सेक्टर को खोल के रख दिया, देश के डेयरी फार्मर्स का नुकसान होगा, और मेक इन इंडिया के तो भैया पूरी तरीके से लग गए यहाँ पे। जिन लोगों ने सरकार की रिपीटेड बातों में आकर के मेक इन इंडिया के चक्कर में कहीं पैसे घुसेड़े होंगे काम में, क्या सरकार उन लोगों को कंपेंसेट करेगी किसी तरीके से? नहीं करने वाली, क्योंकि इनको पहले अपने आप को बचाना था। एप्स्टीन चाचा बैठे हुए थे ऊपर इनके सर के। रूस की हिस्सेदारी 34% से घटकर 24.9% रह गई, जबकि अमेरिका से तेल आयात सालाना आधार पर 31% बढ़ गया है। तो क्या भारत के लिए यह चिंता का सबब हो सकता है? बहन जी, ये विषय साधारणतः फॉरेन मिनिस्ट्री देखती है। एमईए ने इसके ऊपर कई बार वक्तव्य भी दिया है। पीयूष गोयल को आगे रखा जा रहा है, टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, मीडिया से बार बार सवाल पूछवाया जा रहा है एंड सेम सवाल पूछवाया जा रहा है, वही मीडिया जो इनके हिसाब से सवाल पूछती है। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि मीडिया को ऑर्डर्स दिए गए, जितनी बार पूछना है इससे ही पूछ लो, टॉप लीडरशिप से कुछ मत पूछना। इससे साफ ये पता चलता है कि ये ट्रेड डील कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं था। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, और असम में इलेक्शंस होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के साथ, एंड 10 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कैंपेन किस चीज के ऊपर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? नफरत के ऊपर, मुसलमानों को टारगेट करने के ऊपर कैंपेन किया जा रहा है, और अब तो इसकी सारी हदें पार हो चुकी है। बीजेपी असम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसको देख करके मोदी जी के पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी कि अबे ये क्या पोस्ट कर दिया तुम लोगों ने। इमेजिन 10 साल और 5 साल यहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा खुद सरकार चला चुके हैं, उसके बावजूद भी मुसलमानों को टारगेट करने के ऊपर कैंपेन किया जा रहा है। डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है इनके पास बताने के लिए, कितनी जॉब्स दी और कितनी और दे सकते हैं, कहां से बताएंगे जब जॉब्स ही नहीं दी तो। अब सोचो जो इलेक्शन ही इसी के बेसिस पे लड़ रहे हो या फिर वोट ही इसी बेसिस पे मांग रहे हो, वो अगर जीत गए बाय चांस तो उसके बाद क्या करेंगे? कितनी ही जॉब्स दे देंगे, अपने परिवार के अलावा किसी से बात भी नहीं करेंगे। एंड ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, घुसपैठियों के बारे में बार बार बात करी जाती है, लेकिन अभी तक एक भी घुसपैठिया पकड़ के दिखाया नहीं। इनफैक्ट घुसपैठियों की बात करी जाती है पिछले 10 साल से तो मोदी जी हैं सेंटर में, और 10 साल से वहां पर भी सरकार है। डबल इंजन के बाद ये घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं? पहली बात तो अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आउटलुक है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फेलियर है। फिर भी अगर ये कहते हो कि भाई किसी और स्टेट से आ गए, तो ये भी आपका ही अपना फेलियर है कि करप्शन की वजह से घुसपैठिए अंदर घुसे चले आ रहे हैं। बड़ी एक तरफ बात करी जाती है न्यू इंडिया के बारे में, और मोदी जी ने रिसेंटली परीक्षा पे चर्चा करी, आसाम को काफी ज्यादा फुटेज भी दिया, आसाम के गमछे भी वहां पर बांटे, लेकिन दूसरी तरफ ये मुसलमानों को टारगेट करने वाला, उनके ऊपर गोली चलाने वाला कैंपेन किया जा रहा है। बीजेपी इस टाइम पर फुल पैनिक मोड में आ चुकी है, और अगर इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन का साथ ना हो ना तो बीजेपी 10 सीट भी ना जीत पाए कहीं। इनफैक्ट जिस तरीके की हेट पॉलिटिक्स यहां पर करी जा रही है, क्या कभी भी आपने देखा है कि बांग्लादेश में या फिर किसी और इस्लामिक कंट्री में इस तरीके की हेट पॉलिटिक्स हिंदूज को लेकर के करी जा रही हो? कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी जो टैक्टिक्स नहीं अपनाई जा रही, वो बीजेपी यहां पर अपना रही है बैठ करके, उससे भी गिरा हुआ स्तर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हो, पोस्ट कर रहे हैं,
उनके ऊपर दंगे भड़काने का या फिर पीस को बिगाड़ने का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर तुम इसको रिपोर्ट कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेंगे। एक्चुअली में जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और जो लोग ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, इनके फॉलोअर्स, वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश है। और कैसे ब्रेन वॉश है आपको दिखाना चाहूंगा। रिसेंटली दिल्ली में एक हादसा हुआ था जहां पर एक युवक गड्ढे में गिर गया और वो गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। मतलब सिस्टम के गड्ढे में एक युवक की गिर करके मौत हो गई। अब वहां पर पहुंच गया एक भक्त। जरा इस भक्त का लॉजिक सुनो। मैं दोस्त आपको हर्ष सोलंकी। क्या करते हो? मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ जी। आपने शुरू में ही बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चों को कौन देता है? स्कूल के बच्चों को बाइक कौन देता है चलाने को? स्कूल में पढ़ता था। हाँ जी, आप इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके बाद बात कर। वो स्कूल में पढ़ता था भाई। किसने बोली? इधर आ जाओ, आप आ जाओ। छोड़ो छोड़ो। किसने बोली? आपके पास देश। अब ये लड़का एमबीए का स्टूडेंट है, लेकिन किस लेवल पर ब्रेन वॉश्ड है कि एक बंदा मर गया 25 साल का। एंड सब जगह पर न्यूज में है कि वो बंदा एक एम्प्लॉय था, कहीं काम करता था, टैक्स पेयर था हमारे देश का। वही टैक्स जो हर्ष अपने लाइफ में कभी भी नहीं भरने वाला, उसको ये कह रहे कि ये स्कूल का बच्चा था, इसको बाइक दे दी थी। इस लेवल पर ब्रेन वॉश किया जाता है इन लोगों को। अब सोचो एमबीए का स्टूडेंट इतना ब्रेन वॉश्ड है, जो बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो वो इससे भी ज्यादा ब्रेन वॉश्ड होगा। एंड ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके बनती है अंधभक्तों की टोली, जो इनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको कुछ भी समझाओ ये कुछ भी समझ जाएंगे। अब आप बताओ आपका ऐसे अंधभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।